अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अत्यंत महत्व है। ये क्रियाविधियों को ज्ञात करने का ही परिणाम है कि असंख्य भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ इस प्रकार विभाजित कर उनके अध्ययन को हम सरल बना देते हैं। किसी अभिक्रिया की प्रस्तावित क्रियाविधि में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, जो ऊर्जा परिवर्तन की सही व्याख्या कर सके, जो प्रायोगिक प्रेक्षणों की सही व्याख्या कर सके, और तीसरा, उससे मिलती जुलती अन्य अभिक्रियाओं पर भी वो लागू हो सके। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख है उत्पाद विश्लेषण, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, समस्थानिक प्रभाव, प्रतिक्रिया अध्ययन और त्रिविम रासायनिक अध्ययन। पहला हम लेंगे उत्पाद विश्लेषण यानी प्रोडक्ट एनालिसिस। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जानने का ये पहला पद है। इसमें अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है और फिर उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1-क्लोरो-3-मेथिल-ट्यूब्यूटेन का जल अपघटन करवाने पर 85% प्रत्येक एल्कोहल बनता है, जबकि 15% प्राथमिक एल्कोहल बनता है। उत्पाद विश्लेषण प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटेन का जल अपघटन कराने पर भी वही उत्पाद उसी अनुपात में प्राप्त होते हैं। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों क्रियाकारकों के मध्यवर्ती उत्पाद में अनुनाद होना चाहिए और दोनों स्थितियों में समान अनुवादी संरचना बननी चाहिए। अतः इस आधार पर इस अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 होने की जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्थायी होता है, अतः प्राथमिक एल्कोहल 15% ही बनता है, जबकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अधिक स्थायी होने के कारण इसकी मात्रा 85% बनती है। इस प्रकार दोनों अभिक्रियाओं की क्रियाविधि स्पष्ट हो जाती है। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की दूसरी विधि है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन अधिकांश से एक से अधिक पदों में संपन्न होती है और उन पदों में मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। इन मध्यवर्ती उत्पादों की उपस्थिति यदि ज्ञात हो जाए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद यदि स्थायी है तो अभिक्रिया को मंद करके उसे मध्य में रोककर उन्हें पृथक करके उनकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए N-ब्रोमोएमाइड की हाफमैन अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती एनायन RCON-Br व आइसोसाइनेट RNCO को पृथक किया जा चुका है। अतः इस अभिक्रिया की जो भी क्रियाविधि हो उसमें इनका बनना प्रदर्शित होना चाहिए। अतः इसी आधार पर हाफमैन अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न तरीके से बताई गई है। इसमें नाइट्रीन आइसोसाइनेट बन रहा है। यदि मध्यवर्ती अस्थायी हो तो उसकी उपस्थिति को सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि मेथिओनिन का प्रोटॉनिक क्रम NMR एवं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड है, उन्हें किसी पदार्थ से क्रिया कर ट्रैप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बाइन को साइक्लोहाइड्रोजन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी विधि है समस्थानिक प्रभाव आइसोटोप इफेक्ट। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की ये एक बहुत ही उत्तम विधि है जिसमें कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को ज्ञात किया गया है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि एक तत्व के भिन्न समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न होने के कारण भारी समस्थानिकों के साथ अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है। यदि भारी समस्थानिक का उपयोग उसी बंद परमाणु के लिए किया जाए जो बंद वेग निर्धारण पद में टूटती हो तो अभिक्रिया वेग में काफी कमी आ जाती है। इस प्रभाव को प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट अर्थात प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए दो अभिक्रियाएं नीचे दिखाई गई हैं। इन अभिक्रियाओं में CH व CT बंधों का विचलन वेग निर्धारण पदों में होता है। अतः इनके लिए KH/KT का मान
6.7 आता है। और उपरोक्त अभिक्रिया के विपरीत यदि टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ हो तो वे अभिक्रिया के संपन्न होने में कहीं भागीदार हो तो वेग में तुलनात्मक रूप से कमी आ जाती है। इसे द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव यानी सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए इन अभिक्रियाओं के लिए KH/KD का अनुपात 1:3 है। चौथी विधि है गतिकीय अध्ययन, काइनेटिक स्टडी। गतिकीय अध्ययन में हम सीधे तो क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गतिकीय अध्ययन से ज्ञात अभिक्रिया की कोटि से संभावित क्रियाविधियों से सही क्रियाविधि का चुनाव किया जा सकता है। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन की क्रियाविधि के दो प्रकार SN1 व SN2 का ज्ञान गतिकीय अध्ययन से ही होता है। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन का वेग निम्न होता है, जबकि तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड के जल अपघटन का वेग निम्न प्रकार प्राप्त होता है। अतः मैथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन की क्रियाविधि इस प्रकार की होगी जिसमें वेग निर्धारण पद में OH- आयन का भी योगदान होगा। अतः यह द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसके विपरीत तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड के जल अपघटन की वेग निर्धारण पद में OH- का कोई योगदान नहीं है। अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। पांचवी विधि है द्रव्यम रासायनिक अध्ययन, स्टीरियोकेमिकल स्टडी। कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की पुष्टि उसके द्रव्यम रासायनिक अध्ययन से भी होती है। SN1 तथा SN2 क्रियाविधियों की पुष्टि द्रव्यम रासायनिक अध्ययन से ही हो सकी है। मैथिल हैलाइडों का जल अपघटन सिंगल स्टेप द्वारा संपन्न होता है, जबकि तृतीयक ब्यूटिल हैलाइडों का जल अपघटन 2 स्टेप रिएक्शन है। मैथिल हैलाइड के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि छोटे आकार के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके उसे असंपित करके फिर जल अपघटन कराया जाए तो वोल्डन इन्वर्जन हो जाता है और विपरीत अभिविन्यास वाला उत्पाद बनता है। इसके विपरीत तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड यदि असमित प्रकृति का लिया जाए तो रेसिमाइजेशन